जय हिंद साथियों। आज हम एक टॉपिक प्रधानमंत्री पे चर्चा के लिए आए हैं। प्राइम मिनिस्टर भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर पे चर्चा करने से पहले दो तीन बातें बड़ा क्लियर कर दूं। पहला ये कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन है, और संसदीय शासन के दो प्रधान हैं, कार्यपालिका के दो प्रधान हैं। तो भारत में संसदीय शासन है और संसदीय शासन में कार्यपालिका के दो प्रधान हैं। कार्यपालिका के दो प्रधान हैं, एक नाम मात्र का है, नाम मात्र का प्रधान कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एक वास्तविक प्रधान है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, सिर्फ नाम के लिए। सारा काम उनके नाम से होगा और करेगा मंत्रिमंडल। एक लाइन में प्रधानमंत्री। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि कार्यपालिका के दो प्रधान हैं, एक नाम मात्र का है, एक वास्तविक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का चूंकि प्रधान है प्रधानमंत्री, इस नाते सारी शक्तियां, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में है। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का पार्लियामेंट्री सिस्टम में वास्तविक प्रधान है, रियल हेड है, एक्चुअल हेड है, और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि संसदीय शासन को ब्रिटेन से लिया गया है। जो भूमिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की है वही भूमिका भारत के प्रधानमंत्री की है, और जो ब्रिटेन के सम्राट की है वही हमारे यहां राष्ट्रपति महोदय की है, महामहिम राष्ट्रपति की है। तो अनुच्छेद 74 कहता है 74 कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में संपादन के लिए, उनके कार्यों में संपादन के लिए सलाह और सहायता के लिए, कार्यों के संपादन के लिए सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 कहता है 74(1) कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में संपादन के लिए, सलाह एवं सहायता के लिए, राष्ट्रपति को उनके कार्यों को पूरा करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे, कार्यों को पूरा करने के लिए, कार्यों को करने के लिए, जो शब्द आपको अच्छा लगे, सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अर्थात राष्ट्रपति जितनी भी कार्य करेंगे वो मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। अब यहां एक प्रश्न ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य है। आगे चल के यह उम्मीद की जाती है कि एक प्रथा बनेगी कि भारत का प्रधानमंत्री भी ब्रिटेन के सम्राट की तरह मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की बात मानेगा। ऐसी प्रथा हो जाएगी और शासन का नाम मात्र होगा। परंतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य है, मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है, और ब्रिटेन के
संसदीय शासन में जो स्थान वहां के सम्राट का है वही हमारे यहां राष्ट्रपति का है, और उसे प्रधानमंत्री की बात माननी होगी। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का कोटेशन है, अंबेडकर साहब का मानना है कि राष्ट्रपति की वही स्थिति ब्रिटेन के संविधान में सम्राट की है वही भारत में होगी। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासन नहीं। साधारणतः वो मंत्रियों के परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। वह न उनके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है, न उनके परामर्श के बिना ही। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अच्छा मंत्रिपरिषद का प्रमुख है प्रधानमंत्री, इस नाते प्रधानमंत्री की इच्छा से राष्ट्रपति काम करेगा। तो यह भी क्लियर हो गया कि आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पे कार्य करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। यह क्लियर हो गया आर्टिकल 74 के द्वारा, क्योंकि 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो देखिए, वी हैड टेकन आवर पैराफर्नेलिया ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन। हमने सारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है, और इतना बड़ा संविधान होने के बाद भी भारत का यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यह नियुक्ति सब देखिएगा, नियुक्ति, ये पॉइंट करेगा, ये पॉइंट कि प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करेगा, लेकिन किसे करेगा ये संविधान हमारा मौन है। तो एक परंपरा है कि बहुमत दल के नेता को, या ऐसा गठबंधन, तो चुनाव के पूर्व जो या गठबंधन बनता है उसमें जो बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो एक परंपरा है कि बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त किया जाएगा। संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन परंपरा के अनुसार जिसका लोकसभा में, संसद के प्रथम सदन में जिस दल का बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को, या अगर गठबंधन की सरकारें हैं तो उस गठबंधन के नेता को जिसका बहुमत है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन अगर किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो, बहुमत दल का कोई स्पष्ट नेता न हो, गठबंधन की स्थिति में कोई व्यक्ति स्पष्ट बहुमत समर्थन उसको न हो, तत्काल प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि 1979 में पहली बार चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में राष्ट्रपति ने पहली बार अपने विवेक का प्रयोग किया। फिर आगे चल के इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी को पीएम बनाना, फिर आगे चल करके चंद्रशेखर जी को, ऐसे बहुत सारे समय आए। 96 में सबसे बड़े दल के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाना, हालांकि उसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ। मैं वाजपेयी जी के सभा को एक बार सुन रहा था, उसमें वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब लोगों ने ये कहा कि राष्ट्रपति अब अपने प्रधानमंत्री को जाति आधार पर नियुक्त किया है। मुझे बहुत दुख है। ये एक सभा में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने बाद में अपने दुख को व्यक्त किया, तो सत्ता से हटे। तो ये बड़ा दुख का विषय हो जाता है, सोचनीय विषय हो जाता है कि जब उसमें प्रश्न उठता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होगा, या कोई बहुमत दल का स्पष्ट नेता नहीं होगा, या ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और दल स्पष्ट निर्णय न कर पाए किसे प्रधानमंत्री होना है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। एक स्थिति हो गई। लेकिन यदि किसी दल का स्पष्ट बहुमत है, या बहुमत दल का कोई स्पष्ट नेता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं।
वो 74 को तो और क्लियर करना नहीं पड़ेगा कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये बातें बहुत क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है भारत के प्रधानमंत्री का। तो इस नाते मैं सोचता हूं कि आराम से खूब समझ लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। तो यानी कि सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और जब किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होगा या कोई बहुमत दल का स्पष्ट नेता नहीं होगा, या ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आएगी जैसे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद आया, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता यह है कि 6 माह के भीतर संसद सदस्य होना चाहिए। संसद सदस्य होना है 6 माह के भीतर। अनुच्छेद 75(6) कहता है ये कि 6 माह के भीतर संसद सदस्य होना है। जब देवी गौड़ा जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे, एच.डी. देवगौड़ा साहब, तो वो तो विधानसभा के सदस्य थे। कोई जरूरी नहीं है सदस्य होना। 6 माह का टाइम दिया जाता है। 6 माह में आप दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो जाइए। सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री प्रथम सदन से आए, ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब है कार्यकाल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद रहता है, यानी प्रधानमंत्री का भी है। यह संवैधानिक स्थिति है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष का। परंतु जब तक उनका लोकसभा में बहुमत है, उनके दल का बहुमत है, उनके गठबंधन का बहुमत है, तब तक उन्हें प्रधानमंत्री रहने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये भी क्लियर कर दूं कि जब तक अगली लोकसभा का चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे कार्य करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के संविधान व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद कभी खाली नहीं होगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री पद पे रहेगा। तो यदि इसी नाते देखा होगा आपने कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो पहले मृत्यु बाद में घोषित किया गया। पहले राजीव गांधी को पीएम प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। जब तक मान लीजिए प्रधानमंत्री का 5 साल पूरा हो गया, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद नई सरकार चुन के आ गई, उनका शपथ ग्रहण होने तक पिछला पीएम अपने पद पे कार्य करते हैं। यह भी क्लियर हो गया। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिए जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनका पद खाली हो सकता है। अब खाली होने की स्थिति में कोई बहुमत आम चुनाव होगा या कोई अन्य नेता जो बहुमत जिसके पास होगी उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, ये अलग विषय है जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। मान लीजिए कोई बहुमत दल का दूसरा नेता हो गया, गठबंधन का दूसरा नेता हो गया, तो राष्ट्रपति महोदय उसे पीएम नियुक्त कर दिए। या राष्ट्रपति महोदय को लगा कि कोई किसी के पास बहुमत नहीं है, तो उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग कर दिया। अगर चुनाव की घोषणा हो गई, तो नई सरकार आने तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री पद पे वो व्यक्ति कार्य करेंगे। पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पीएम जितनी बार चाहे अपने पद को ग्रहण कर सकते हैं, पुनर्निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) के अनुसार 75(3) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। कहने के लिए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं, कहने के लिए संविधान के अनुसार, लेकिन सच्चाई यह है कि मंत्रिपरिषद जिसका एक विशेष पार्ट है, जिसके प्रमुख हैं प्रधानमंत्री भी, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जब तक लोकसभा में उनका बहुमत है वो अपने पद पे बने रहते हैं। फिर जब नया इलेक्शन आम चुनाव होगा, उसके बाद सरकार आएगी, और जब तक वो सरकार शपथ ग्रहण नहीं करेगी प्रधानमंत्री अपने पद पे बने रहेंगे। शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। वेतनमान एवं सुविधाएं, प्रधानमंत्री को संसद द्वारा निर्धारित वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब प्रधानमंत्री को क्या पूछना है, भारत देश की जितनी सुविधा उपलब्धता चाहें, हमारे यहाँ गांव में कहावत थी कि राजा होंगे खाएंगे क्या, उनके लिए क्या दिक्कत है, लेकिन उनका भी निश्चित वेतनमान है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसमें समय के अनुसार बढ़ोतरी होती है और बहुत सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं। उसके बाद उन्हें पेंशन, आवास, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब है कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां, जितना कार्य राष्ट्रपति का सिद्धांत में है, कुछ विशेष को छोड़ करके, कुछ विशेष को, उसमें मैक्सिमम कार्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं, कुछ विशेष को छोड़ करके, जिसकी चर्चा हम बार बार करेंगे। वास्तव में सारे निर्णय मंत्रिपरिषद लेता है, लेकिन वो सारा निर्णय प्रधानमंत्री को होता है, क्योंकि संसदीय शासन, मंत्रिमंडलीय शासन और मंत्रिमंडलीय शासन अब प्रधानमंत्री शासन हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा। एक बार और दोहरा दूं, संसदीय शासन, मंत्रिपरिषदीय शासन और मंत्रिपरिषदीय शासन अब प्रधानमंत्री शासन हो गया है। तो जितनी नियुक्तियां और पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां हैं, मंत्रियों की नियुक्ति, उसका थोड़ा हम रुक के चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा व्यापक है। राज्यपालों की नियुक्ति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति, हालांकि वो एक प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसी नियुक्तियां हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति, बहुत सारे बोर्डों के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति, तमाम अनेक दूतों, राजदूतों की नियुक्तियां, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, सहायक चुनाव आयोग, जितनी नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वो सारी नियुक्तियां कहने के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं। वो सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री की लिस्ट होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सारे गवर्नरों की नियुक्ति मैं करता था, लेकिन कौन किस राज्य का राज्यपाल है, ये जब मैं सुबह का पेपर पढ़ता था तब मुझे मालूम होता था। ये मुझे तब पता चलता था जब मैं सुबह का पेपर पढ़ता हूं। तो सारी नियुक्तियों के साथ साथ उनको पद से हटाना, बहुत सारे जिन्हें पद से हटाना है, राजदूत हैं, दूत हैं, प्रदूत हैं, गवर्नर्स हैं, और बहुत आयोगों के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की इच्छा से हटाए जाते हैं, सिद्धांत में राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री के द्वारा। अब हम चलेंगे कि प्रधानमंत्री की मंत्रियों की नियुक्ति जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में सिद्धांत में अगर देखा जाए तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की इच्छा से अनुसार होती है, उनके प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने होते हैं, लेकिन व्यवहार में जिसे पीएम चाहता है राष्ट्रपति उसे अपॉइंट कर देता है। एक बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री चाहे तो अपने दल के बाहर के लोगों को भी मंत्रिमंडल में रख सकता है, जैसे
बाबा साहब को पंडित नेहरू ने रखा। और जब नेहरू जी ने मंत्रिमंडल बनाया तो कश्मीर से कर्ण सिंह तो पंजाब से स्वर्ण सिंह। यह सही है कि नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री को बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। अपने दल के प्रभावशाली लोगों को, लाबीज को, प्रमुख लोगों को, महिला पुरुष के आधार पे, जाति के आधार पे बहुत सारी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इतना ही नहीं, उन्हें हटाना भी प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। हटाना प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना कहने के लिए तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पे होते हैं, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री की इच्छा से। अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तो मंत्री को त्यागपत्र देना होगा या राष्ट्रपति महोदय उसे बर्खास्त कर देंगे प्रधानमंत्री की सलाह पे, कहने पे। कई उदाहरण भरे हैं। प्रधानमंत्री से विरोध होने पर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पद छोड़ना पड़ा। इंदिरा जी के टाइम में उप प्रधानमंत्री का पद, वित्त मंत्री का पद मोरारजी देसाई को मिल गया था, उनकी इच्छा के विरुद्ध बाद में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। गुलजारी लाल नंदा साहब गृह मंत्रालय चाहते थे, पाए, बाद में पद छोड़ना पड़ा। चौधरी चरण सिंह को 1970 में सरकार बनी, उसमें बहुत बड़े नेता थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री के विरोध के नाते उनको पद छोड़ना पड़ा। बीपी सिंह सरकार को राजीव गांधी जी के टाइम में पद 1987 में छोड़ना पड़ा। देवीलाल जी को बीपी सिंह के सरकार में हटना पड़ा। एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी होती है मंत्रियों के चयन में और उन्हें हटाने में। और इसको लेकर के डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्तखंड की मुख्य शिला है। प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्तखंड की मुख्य शिला है, और जब तक हम इस पदाधिकारी प्रधानमंत्री को इतनी शक्तियां, इतना अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें, वह स्वेच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति या उन्हें पद से हटा सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के भवन के वृत्तखंड की, एक भवन की मुख्य शिला है। जब तक हम उसे इतना अधिकार नहीं देंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति कर सके या पद से हटा सके, तब तक हम जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, तब तक हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन का बहुत बड़ा आधार है। अब एक प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री कितने मंत्रियों को रख सकते हैं। तो 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार कुल संसद की कुल सदस्य, संसद का मतलब लोकसभा की संख्या के, ये भी ध्यान रखिएगा, लिख दें, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक न हो। इसमें पीएम भी शामिल है, पीएम भी सम्मिलित है। तो ये पहले क्या था कि मंत्रिमंडल बनाते समय इसका ध्यान नहीं जाता था, जितना चाहते थे बना लेते थे। कौन अपने बाप के घर से पैसा देना है, जितना चाहे बना लें। और खास करके राज्यों की स्थिति और ज्यादा खराब थी। एक बार की बताऊं आपको कि बिहार की सरकार बनी थी लालू जी की, तो उन्होंने कहा कि भाई, मंत्री ने कहा कि भाई साहब, आपने हमको मंत्री तो बना दिया है, लेकिन हमारे पास विभाग नहीं है। तो लालू जी ने कहा, भाई देखो, तुमको हमने दिया था, मंत्री परेशान थे तो मंत्री बना दिए, अब विभाग के लिए परेशान हो। अब तो कहा हम करें क्या? कहा तुम्हारा यही काम है कि हेलीकॉप्टर ले लो और उस पर से बड़े लोगों के मकानों पर पेशाब करो। ये स्थिति आ गई थी भारतवर्ष में, ऐसी स्थितियां भी आ गई थी। तो
91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार ये हुआ कि लोकसभा के में जितनी संख्या है उसमें 15% ज्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे मंत्रिपरिषद में, और उसमें पीएम भी शामिल है। मंत्रियों का स्तर तय करना। मंत्री 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कौन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कौन उप मंत्री होगा, यह सब निर्णय प्रधानमंत्री तय करता है। तो यह भी क्लियर हो गया। विभागों का बंटवारा, हम मंत्रियों पे बाद में फिर एक वीडियो लेके आएंगे, अलग से बता देंगे आपको। विभागों का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री जो लिस्ट राष्ट्रपति को देता है उनको वो विभाग मिल जाते हैं। विभागों का बंटवारा, कितना मलाईदार विभाग है, कितना महत्वपूर्ण विभाग है, जो प्रधानमंत्री के बड़े कृपा पात्र होते हैं उन्हें मिलता है, बड़े कृपा पात्र होते हैं। और अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहता है तो हटा भी देता है। जैसे मोरारजी देसाई ने बड़ा जिद किया था कि हमको वित्त मंत्रालय चाहिए, हमको प्रधानमंत्री चाहिए, और इंदिरा जी ने बड़ी मजबूरी में बना दिया, लेकिन बाद में हटा दिया। तो विभागों का बंटवारा ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कार्य है। मंत्रियों की बैठकों का सभापतित्व, तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, जो शक्तियां संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को हैं, कुछ कमोबेश उसमें विशेष शक्तियां राष्ट्रपति को हैं, लेकिन वास्तव में जो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उस सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। और जो ये दौर आया है इसमें तो मंत्रिपरिषद भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, सारा पावर पीएम के हाथ में आ गया है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो मंत्रिमंडल का स्तर